हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा जो है वो फर्स्ट किंगडम था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ऐसे टेक्सोनोमिस्ट देखे थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। इसके साथ साथ हमने ये इंडेक्स भी डिस्कशन किया था जिसके अंदर हमें पांचों के पांचों किंगडम देखने को मिल रहा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। सो आज हम हमारा फर्स्ट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं और वो कौन सा है? मोनेरा, ठीक है। तो इन मोनेरा के अंदर जो भी आता है यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, सीधी सी बात, कि भाई इस किंगडम के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है इनका सोल मेंबर यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया बैक्टीरिया। तो आप बोल सकते हो कि इस किंगडम का जो मेन मेंबर होता है यानी कि बैक्टीरिया होता है, द सोल मेंबर होता है यानी कि मेन मेंबर जो है यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इसका। तो आंसर आएगा हमारे पास कौन? बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल आप बोल सकते हो इस जो किंगडम है उसके मेंबर्स जो रहते हैं, या तो प्रोकैरियोट्स बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो? बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक सेल आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी थी, 9th क्लास के अंदर अपने बैक्टीरियल सेल के बारे में या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। तो अगर हम बैक्टीरिया के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इस फाइलम की जो मेंबर हैं उनके अंदर कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह की लिस्ट बनती है जिसके अंदर पहली चीज तो उनके पास क्या होगी? सेल वॉल होगी। दूसरी चीज उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और तीसरी चीज वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इन तीन चीजों की तो हर एक बैक्टीरिया के अंदर हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है। इस मेंबर के सदस्य जितने भी है यानी कि इस जो मोनेरा है इसके सदस्यों, इसकी जो मेंबर्स हैं अगर इनकी बात करें, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इनके जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म, इनकी अलग अलग हम स्टडी करेंगे। लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो इनका काफी सिंपल साइटोप्लाज्म होता है। सिंपल का मतलब क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं मेनली, तो वो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगी? एब्सेंट है। प्लस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल साइटोप्लाज्म इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल्दो हम इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डायग्रामेटिक फॉर्म में भी देखेंगे, इनकी शेप भी देखेंगे क्या क्या प्रेजेंट होता है, लेकिन तीन मेन चीजें हमें देखनी है। सेल वॉल देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे और इनका साइटोप्लाज्म देखेंगे, राइट। अब क्या है कि जो मोनेरा है यानी कि जो प्रोकैरियोटिक की बात करें, मैंने पहले भी बता दिया कि इसके अंदर क्या आते हैं? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। तो कितने टाइप के प्रोकैरियोट्स होते हैं? तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की टाइप की बात करें तो एक तो इसके अंदर आता है यू बैक्टीरिया, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रू बैक्टीरिया कौन से हैं तो आंसर जाएगा यू बैक्टीरिया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ट्रू बैक्टीरिया आता है तो आंसर हमारा क्या रहेगा? यू बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा हम यहाँ देखते हैं, वो देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये दो हम देखेंगे। इसके अलावा टाइप की अगर हम बात करें तो हमें थर्ड टाइप जो यहाँ देखने को मिलता है वो मिलेगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी देखेंगे कौन से होते हैं। इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो टाइप रहता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये मेन हमारे पास इतने बैक्टीरिया है जो जिनको हम स्टडी करना है। यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये चार तो आपके एनसीईआरटी के फेवरेट बैक्टीरिया है या फेवरेट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया है जिनका कई बार ऑप्शन में नाम आता है,
मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल तो नहीं करेंगे लेकिन एक ओवरव्यू जरूर लेंगे। वो है एक्टिनोमाइसीट्स। मैंने पहले भी बताया था इसका नाम जो है वो फंजाई से बड़ा रिजेंबल करता है बच्चों, बट एग्जैक्टली फंजाई नहीं है, ये क्या है, मोनेरा का ही एक मेंबर है जो कि एक प्रोकैरियोट है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे, लेकिन मेन तो आपके ये 4 ही हैं। कौन कौन से हैं? यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। ठीक है, इन चारों की हम थोड़े से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्लियर? अब उसके बाद चलते हैं इनकी, हम सबसे पहले देखते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया, ठीक है, अगर हम यू बैक्टीरिया के बारे में बात करें बच्चों, तो यू बैक्टीरिया की पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या आती है? हिस्ट्री। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अगर आपने 9th क्लास के अंदर ये चीज पढ़ के आए हो कि फर्स्ट टाइम जो लाइव सेल है या लिविंग सेल है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो भाई डेड सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन लाइव सेल जो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेन हॉक। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1675 के अंदर फर्स्ट टाइम लाइव सेल इन्होंने निकाली थी। इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो ऑब्जर्वेशन किया था, यानी कि रेनी वाटर या फिर पॉन्ड वाटर भी बोल सकते हो, और प्लस इनका जो टीथ स्कम था इनके अंदर इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब ऑब्जर्वेशन किया। तो जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो इनको क्या मिले? लाइव सेल मिली, लाइव सेल। ठीक है, और वो लाइव सेल को इन्होंने किस नाम से बोला? इन्होंने कहा लाइव सेल को, ल्यूवेनहॉक ने, एनिमलक्यूलीज। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एनिमलक्यूली। क्या होता है एनिमलक्यूली? जो है वो किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? ये लाइव सेल, और ये एनिमलक्यूलीज मतलब बैक्टीरियल सेल्स हमें यहाँ देखने को मिली थी। ठीक है, तो इन्होंने लाइव सेल के डिस्कवरी, एनिमलक्यूलीज जो थे वो एक्चुअली इनके एनिमलक्यूलीज में क्या थे? बैक्टीरिया थे। ठीक है, प्लस प्रोटोजोआ देखने को मिले थे इनको। ठीक है, इसके अलावा स्पर्म, आरबीसी, तो इस तरह की सेल्स जो थी लाइव सेल, इनको जो सेल्स देखने को मिली थी वो कौन सी कंडीशन में थी? लाइव सेल। ठीक है, तो लाइव सेल यानी कि जिंदा जो सेल है उसकी डिस्कवरी हमें किसके अंदर किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। लेकिन डेड सेल कॉर्क के अंदर किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, अब बात आती है कि ल्यूवेनहॉक ने तो सिर्फ एनिमलक्यूलीज नाम देके छोड़ दिया, लेकिन बैक्टीरिया वर्ड किसने दिया? तो आंसर आता है हमारे पास, देखो जो बैक्टीरिया टर्म है, बैक्टीरिया जो टर्म है वो किसने दी थी? गिवन बाय, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो आते हैं F.J. कोहेन और एक साइंटिस्ट आते हैं एरनबर्ग। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया टर्म यूज किया, एंड इन्होंने फिर बताया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि जो उस टाइम की जो लिविंग थी उनके अंदर, वैसे तो वायरस जो आते हैं वो आते हैं, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में बात भी की थी कि जो R.H. विटेकर का जो ड्रॉबैक था वो क्या था, क्योंकि R.H. विटेकर ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को अलग किया, जो सिंपल प्रोकैरियोटिक थे उनको अलग किया, यूकैरियोटिक को अलग किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर उसके क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक्स थे। कौन कौन से थे वो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, ये तो था उसका नामकरण। अब बात करते हैं इन बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है। ठीक है, इनकी शेप पे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया रखा है। शेप, अगर शेप की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, तो शेप जो है वो इस तरीके से दिखाई देती है। अगर हम शेप की बात करें तो जो शेप रहती है वो इस तरीके से देखने को मिलती है। देखो वैसे तो बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो वेरियस टाइप की होती है, हम बात करें तो वेरिएशन होती है इन दियर शेप। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मेन 4 टाइप की जो शेप हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो कौन कौन सी है? देखो जो सबसे पहले जो शेप यहाँ देखने को मिल रही है फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं कोकस या फिर कोकी वर्ड यूज करते हैं हम। ठीक है,
अगर इस शेप के बारे में बात करें तो ये जो शेप होती है, इसके अंदर जो शेप रहती है वो कैसी है बच्चों, स्पैरिकल शेप है पहली चीज, ठीक है। और इस शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, इस शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस पावर होती है। रेजिस्टेंट मतलब हर एक वर्स कंडीशन के साथ फाइट करने की अगर हम देखें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं डिप्लोकोकस। वैसे तो हर एक बैक्टीरिया के नाम में ही अगर आप देखोगे तो उसकी शेप छुपी होती है, डिप्लोकोकस मैक्सिमम, ठीक है, न्यूमोनी, ठीक है। ये हो गया इस शेप के बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो शेप आती है वो कुछ इस तरीके की शेप है जो होती है बेसिली टाइप, ठीक है। ये कौन सी होती है, यानी कि इस शेप को हम बोलते हैं बेसिलस। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, और सिंगल या बेसिली वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस के अंदर अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पे इस ग्रुप में वो बैक्टीरिया जो रहते हैं इनकी शेप कैसी देखने को मिलती है, रोड शेप होती है, ठीक है। दूसरी चीज कि जो इस ग्रुप में मोस्ट ऑफ दी जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसी शेप के होते हैं, यानी कि मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस शेप के होते हैं, वो इसी शेप के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा इकोलाई, ठीक है, बैक्टीरिया, एक बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। तो ये दो बैक्टीरिया के हमारे पास क्या आ गया, एग्जाम्पल आ गए। ये फर्स्ट है और ये सेकंड बैक्टीरिया है। फिर जो थर्ड शेप हमारे सामने आती है वो ये रहती है, ठीक है। और इस शेप को हम किस नाम से जानते हैं, ये जो शेप रहती है इसको स्पाइरुलम या स्पाइरिला बोला जाता है, लिखा हुआ है स्पाइरिला, यानी कि इस शेप को हम किस नाम से जानते हैं, स्पाइरिलम, ठीक है। और या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइरल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें शेप कैसे देखने को मिलती है, स्पाइरल फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, स्पाइरल शेप रहती है, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से एक स्पाइरल फॉर्म हमारे सामने आती है, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो नाम आएगा हमारे पास स्पाइरलम वॉल्यूएंट्स, ठीक है। और फिर लास्ट में जो हमारे पास शेप आती है वो होती है इस तरीके की, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोमा शेप। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस तरीके से कोमा की शेप जो है वो लिए होते हैं ये बैक्टीरिया, तो इनको हम किस नाम से भी जानते हैं, कोमा शेप, या फिर आप इसको वाइब्रो नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सिंपलीफाई नाम से पता चल रहा है कि इनकी जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी, कोमा शेप होंगे ये बैक्टीरिया। और एग्जाम्पल की बात करें तो विब्रो या विब्रियो कोलेरी, ठीक है, ये इसके हो गए एग्जाम्पल्स। तो ये आपके सारे शेप, मेनली 4 टाइप की शेप हमें देखने को मिलती है। तो ये शेप जो है हमारे पास फर्स्ट शेप होगी, दूसरी बेसिलस, तीसरी स्पाइरुलम और फोर्थ आ गई विब्रो, ठीक है। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो ये शेप आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन की हुई है। तो अब हमारे पास क्या क्या पता चलता है, देखो बैक्टीरिया यानी कि एनिमल क्यूलीज नाम किसने दिया था, ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद में एफ जे कॉन और एरनबर्ग ने इसका नाम क्या दिया, बैक्टीरिया। फिर आती है इनकी शेप के बारे में, तो शेप तो वैसे तो वेरियस होती है लेकिन फिर भी हम 4 शेप की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, कोकस, बेसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। ये 4 शेप हम लोगों ने देख लिए। शेप पढ़ने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो रहता है बच्चों स्ट्रक्चर का, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, देखते हैं कि कैसी प्रेजेंट होता है। तो अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। देखो कॉमनली तो स्ट्रक्चर सेम ही होती है लेकिन फिर भी यू बैक्टीरिया की बात करेंगे तो शेप थोड़ी सी अलग रहेगी। देखो मैंने 3 चीज तो आपको बताई थी कि 3 चीजें तो हर एक बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, सेल वॉल और क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि जो ये यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में एक पॉइंट लिखा जाता है कि जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होती है ना
दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको नोट करनी है इस लाइन को। जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होती है ना बच्चों, ये इज अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनके इतनी सिंपल स्ट्रक्चर होने के बाद में भी इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बिहेवियर जो होता है वो इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि भाई बैक्टीरिया जो चीज़ है ना वो हर एक एनवायरनमेंट में रह सकती है। हाई टेम्परेचर अगर बात करें तो आपको ऐसे बैक्टीरिया भी देखने को मिलेंगे जो 100 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, प्लस दूसरों पे डिपेंड भी रह सकते हैं। तो आप देखो इतना वर्सेटाइल, यहाँ पे वर्सिटी देखो, वर्सेटिलिटी आपको इनके बिहेवियर में देखने को मिलते हैं, बड़ा ही अलग अलग तरीके का बिहेवियर है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहता है स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करने का, वो रहता है सेल एनवलप, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल एनवलप, ठीक है। सेल एनवलप का मतलब क्या हुआ भाई, देखो दो चीजें तो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, कौन कौन सी, देखो एक तो हमारे पास क्या था, सेल वॉल थी, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो होती है आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो रहती है आउटर मोस्ट ग्लाइको कैलिक्स लेयर, ठीक है। इन तीनों को अगर जोड़ दें तो हमारे पास क्या आता है, फिर आता है सेल एनवेलप, ठीक है। तो सेल एनवेलप को बनाने के लिए आउटर मोस्ट हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये दो तरीके से प्रेजेंट होती है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो वो अलग रहता है, ये तीनों टाइटली आपस में क्या रहती है, टाइटली बाउंड रहती है, ठीक है, और एक मोटा सा सेल एनवेलप का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब जो स्लाइम लेयर है ना, ये दो तरीके से प्रेजेंट हो सकती है, बहुत लूज भी प्रेजेंट हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर, ठीक है, और बहुत टाइट है तो देन हम वर्ड यूज करते हैं कैप्सूल। तो ये डिपेंड करती है कि वो लूज प्रेजेंट है या फिर टाइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं, ये तीनों टाइटली बाउंड होके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, मैं पहले बता देती हूँ, ये तो सब में प्रेजेंट होते ही होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ स्टार लगा दिया है, जो आउटर मोस्ट जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो सारे बैक्टीरिया में हो, इट्स नॉट कंपल्सरी, ये मैक्सिमम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये नहीं हो, कॉमनली तो हमें बाकी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब हम पहले डिस्कशन करते हैं सबसे पहली लेयर का, यानी कि अगर हम लेयर की बात करें बैक्टीरिया की डायग्रामेटिकली, तो ये हमारे पास जो रहती है वो मान के चलो सेल वॉल है, और ये आ गई हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये मान के चल रहे हैं क्या है, सेल वॉल है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर, और मैंने पहले भी बोला था ये दो तरीके से प्रेजेंट होती है, ये इस तरीके से बड़ी ही टाइटली प्रेजेंट है, मतलब बहुत ही ऐसे टाइट है या बहुत स्टक्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और अगर कहीं कहीं ये इस तरीके से लूज भी प्रेजेंट होती है इस तरीके से, तो अगर ये बहुत ही लूज प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। तो ये स्लाइम के फॉर्म में भी हो सकती है और कैप्सूल के भी फॉर्म में हो सकती है, और इन तीनों को हम मिला के किसका नाम देते हैं, ये तीनों हमारे क्या है, सेल एनवलप है, ठीक है, एनवलप, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हमारी सबसे आउटर मोस्ट फर्स्ट लेयर जो कौन सी थी, ग्लाइको कैलिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर को हटाते हैं। देखो हम आज क्या करेंगे, आज बैक्टीरिया के अंदर घुसेंगे, सिंप्लीफाई अगर आप इमेजिनेशन करो तो हमें किसके अंदर, यानी कि ये हम लोग हैं और हमें कहाँ
एंटर करना है, बैक्टीरिया के अंदर एंटर करना है। तो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास गेट आता है वो कौन सा आता है, ग्लाइकोकैलिक्स का आता है, सबसे आउटर मोस्ट है, जो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, ये दोनों फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकती है या फिर ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि बहुत लूज भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर स्लाइम लेयर में है तो वो कैसी होगी, बहुत लूज होती है और प्लस थिन होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कैप्सूल के अंदर, तो कैप्सूल के अंदर ये हमें कैसे दिखने को मिलती है, बड़ी टफ लेयर होती है, यानी कि बहुत टाइट होती है, या फिर आप बोल सकते हो टफ लेयर है। और दूसरी चीज कि ये थिक होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, और अगर लूज और थिन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। क्लियर हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है। तो इस लेयर की फॉर्मेशन की बात करें कि इस लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है, तो इस लेयर का फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशन किसने किया, तो आंसर आएगा सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसका फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज डन बाय सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ग्लाइकोकैलिक्स कौन सी लेयर है हमारी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कौन सी थी, आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, कितने टाइप में प्रेजेंट हो सकती है, 2 टाइप में, कैप्सुलेटेड भी हो सकती है और स्लाइम लेयर भी हो सकती है। कैप्सुलेटेड की बात करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये बहुत टफ होती है और थिक लेयर होती है। स्लाइम लेयर की बात करेंगे तो ये लूज होती है और पतली सी होती है। ठीक है, थिन होती है। फॉर्मेशन कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन इसका फॉर्मेशन करती है। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। पहले हम देखते हैं कैप्सूल का कॉम्पोजिशन। तो कैप्सूल किसका बना होता है, कैप्सूल 2 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या, एक तो कैप्सूल को बनाने के लिए चाहिए पॉलीसेकेराइड, एक तो क्या चाहिए बच्चों, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास कौन सी लेयर बन जाती है, कैप्सूल बन जाती है। और अगर वहीं हम बात करें किसकी, स्लाइम लेयर की, अगर स्लाइम लेयर की बात करें, स्लाइम लेयर की अगर हम बात करें तो स्लाइम लेयर किससे मिलके बनी होती है, स्लाइम लेयर जो बनी होती है वो मेनली बनी होती है मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। ये सिर्फ और सिर्फ मेनली इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। तो देखो स्लाइम लेयर से रिलेटेड हमारे पास 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। कौन कौन से रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किसका स्ट्रक्चर, यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल हम बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। जब बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहली लेयर क्या देखने को मिलती है, वो दिखती है ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास कौन सी है बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स। और कितने टाइप की होती है फटाफट बताओ, 2 टाइप की, एक कैप्सुलेटेड होती है और एक कैसी होती है, स्लाइम लेयर। कैप्सूल कैसा होता है, कैप्सूल मतलब थिक होता है और काफी टफ लेयर होती है, रिजिड होती है। क्यों, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड और प्लस पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। डेफिनेटली थिक होने का मतलब समझ में आ ही गया होगा क्योंकि 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है। जबकि स्लाइम लेयर जो होती है वो बहुत लूज होती है और थिन लेयर होती है, वो क्योंकि मेनली किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। क्लियर। अब आता है हमारे पास इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लाइकोकैलिक्स से, वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है। अगर हम फंक्शन की बात करें इस लेयर का, तो अब इस लेयर के सारे पॉइंट्स हो गए, तो फंक्शन रह गया। अगर हम इस लेयर के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आता है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम WBC, प्रोटेक्ट्स the bacteria from
WBC, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। बैक्टीरिया को किससे प्रोटेक्ट करता है? WBC। ये हमारे क्या है? सोल्जर होते हैं, यानी कि पुलिस, आर्मी बोल सकते हो, कुछ भी, यानी कि जितने भी पैथोजन जो बाहर से आके हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो उनको मारने के लिए हमारे पास स्पेशल सेल्स होती है WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और ये उनको डिस्ट्रीब्यूट करके मार देते हैं। ठीक है, प्लस पहला फंक्शन तो ये हो गया, प्रोटेक्शन करती है। दूसरा, ये हेल्प करती है ऑल्सो, हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलोनी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है और प्रोटेक्शन भी करती है। तो ये था हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के सारे क्वेश्चन। आज तक के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं आप उनको उठा के देखना बच्चों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं आपको डेटा डिलीवर करती हूँ उससे बाहर गया है। आप ध्यान से सोचो, हम किसके अंदर एंटर कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। पहली चीज तो आप सब भूल जाओ, पहले हम रिकॉल करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, एक इमेजिनेशन के अंदर लेके आओ सारी चीजों को, एक बार स्टॉप करके जो मैं बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनो। हमारा टारगेट क्या है? अर्थ पर लिविंग को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम उनको क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट तरीके का क्लासिफिकेशन किसने किया है? RH व्हिटेकर ने किया है। पूरे के पूरे लिविंग जो 1.7 टू 1.8 मिलियन में प्रेजेंट है, इनको इन्होंने टोटल 5 किंगडम में डिवाइड करके रख दिया। और जो सबसे पहला किंगडम था वो कौन सा था? मोनेरा। ठीक है, अब मोनेरा के जो मेंबर है बड़े ही सिंपल है, बेचारे इतने सिंपल है कि इनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल की बनी है। और दूसरी चीज ये कि इसके जो मेंबर होती है उनकी सेल भी वेल डेवलप नहीं होती, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का है। इतना सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी इस सेल के पास इतनी एक्सट्रीम वाइटल एक्टिविटीज करने की कैपेसिटी है। ठीक है, सो बिहेवियर को हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर पे आते हैं कि स्ट्रक्चर इनकी सिंपल कैसे है। तो हम क्या कर रहे थे कि जो बैक्टीरिया है इनकी बॉडी को देखने के लिए हम इनके अंदर घुस रहे थे। मान लो हाँ ये हम लोग हैं, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया के अंदर एंटर करते हैं। जब बैक्टीरिया के अंदर हम एंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले बाहर लेयर दिखती है, वो कौन सी थी? ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? यू बैक्टीरिया की तो बात करेंगे तो आता है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। कितने टाइप में प्रेजेंट होती है? दूसरा क्वेश्चन, 2 टाइप में, एक तो कैप्सुलेटेड हो सकती है और तीसरी स्लाइम लेयर। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात आ जाए तो आप इनके बीच में डिफरेंस इजीली बता सकते हो। क्या क्या डिफरेंस है? ये टफ होती है, ये लूज होती है, ये थिक होती है, ये थिन होती है। क्लियर? उसके बाद हमें पता चला कि इस ग्लाइकोकैलिक्स, इस लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है? तो आंसर आएगा सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इस लेयर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कैसे बनाती है? कैप्सूल को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? पॉलीसेकेराइड चाहिए और पॉलीपेप्टाइड चाहिए। जबकि स्लाइम लेयर को बनाने के लिए उसको मेनली क्या चाहिए? पॉलीसेकेराइड चाहिए होता है। क्लियर? उसके बाद ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद में हमारे पास आ गया कि इसका फंक्शन क्या है? किसका? जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? तो इसके 2 फंक्शन है। एक तो बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करती है, किससे? WBC से या RBC से? तो आंसर आएगा WBC से। और दूसरा ये क्लोनी फॉर्मेशन, यानी कि क्लोनी का, आप जानते हो क्लोनी का मतलब है जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर रहते हैं। ठीक इसी तरीके से बैक्टीरिया भी है जो एक ग्रुप में रहना पसंद करता है। ठीक है, ताकि उसकी एक स्ट्रेंथ बनी रहे, तो वो क्या करता है? क्लोनी का फॉर्मेशन करता है। तो उसमें भी ये जो मेम्ब्रेन है ग्लाइकोकैलिक्स, वो आपस में क्लोनी बनाने में इनकी हेल्प करता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, इसके बारे में देखो, आप अभी जो मैं मोनेरा या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात बता रही हूँ ना बच्चों, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स, सारी की सारी चीज़ें आपकी जो थर्ड यूनिट है साइटोलॉजी, जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करेंगे, उसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल भी देखेंगे और यूकैरियोटिक सेल भी देखेंगे। तो जो मोनेरा के अंदर बातें बताई जा रही है, शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसी है, आउटर मोस्ट लेयर कैसा है, ये सारी की सारी बातें हम थर्ड यूनिट में भी रिपीट करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पोर्शन जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आपका यहीं तक नहीं रहेगा, ये आपका साइटोलॉजी में भी दोबारा से आएगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको इस चीज़ को सुनना है और समझना भी है, ताकि
हमारा एक ही क्लास के अंदर 2 यूनिट हम कंप्लीट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट प्लस थर्ड यूनिट भी। ठीक है, अब हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स तो हो गई कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारे पास जो लेयर आती है वो कौन सी है, वो लेयर है सेल वॉल। सेल वॉल, इसके ऊपर लास्ट टाइम नीट का क्वेश्चन आया हुआ था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो आंसर जाएगा हमारे पास, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो काफी रिजिड होती है पहली चीज तो, और किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ, मेनली किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकोन, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। ठीक है, अब सेल वॉल तो हम प्लांट सेल में पढ़ते हैं और उसकी किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की बनी हुई थी, तो सेल वॉल आते हमारे दिमाग में कहानी आने लग जाती है ऑटोमेटिकली, सेल वॉल है तो सेलुलोज होगा, ऑप्शन में डेफिनेटली सेलुलोज लिखा होगा, लेकिन हमें किसको टिक करना है, बैक्टीरियल सेल की बात चल रही है, तो वहां पे आंसर आपको बड़े ही ध्यान से नोट करना होगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेनली जो रहता है पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या है, तो आप लिख सकते हो ये एक टाइप का म्यूको पेप्टाइड होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी बात की जो प्रोकैरियोटिक है उनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, यानी कि किसकी बात चल रही है, प्रोकैरियोटिक की। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है और काफी रिजिड होती है नेचर के अंदर। ठीक है, अब जो सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन मेंशन कर रही हूँ, वैसे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, एक्सेप्शन आएगा हमारे पास माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जहां पे सेल वॉल क्या मिलेगी, एब्सेंट होगी। ये हम वैसे तो माइकोप्लाज्मा हम करेंगे, लेकिन अभी इतना चीज याद रखो, एक ऐसा बैक्टीरिया का नाम बताओ जिसके अंदर सेल वॉल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा, दैट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो थी माइकोप्लाज्मा की, हम बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, और यू बैक्टीरिया जो है ना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया। ठीक है, और जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना वो बेसिकली 2 टाइप के हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी तो आप एक चीज इतनी सी याद रखो, इनको स्टेन किया जाता है, एक्चुअली बैक्टीरिया के ऊपर हम डाई करते हैं ना, कब किसने की हम आगे देखेंगे, अभी तो इतनी चीज देखो कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनको अगर हम डाई से स्टेन करते हैं, वैसे तो ग्राम ने इसकी की थी, उन्होंने अपने नाम पे ही इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दिया, जो हम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया एक अलग से टॉपिक लेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप एक चीज समझिए, जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, उनके मान लो एक ग्रुप में मान लो मेरे पास 1000 यू बैक्टीरिया, ठीक है, उन 1000 यू बैक्टीरिया के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक डाई डाली, तो उस डाई से कुछ बैक्टीरिया के ऊपर तो वो डाई का कलर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनके ऊपर डाई का कलर नहीं आएगा, जिनके ऊपर डाई का कलर आया जो कि कलरफुल हुए तो उनको हम पॉजिटिव, और जिनके ऊपर नहीं हुआ उनको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। लेकिन ये सारा काम किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे ग्राम, जिन्होंने ये काम किया। ठीक है, तो इसीलिए इनके नाम पे इनको 2 टाइप के बता दिए गए, एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक कौन से आ जाएंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब इन दोनों बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना उनमें बड़ा वेरिएशन होता है। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है, पहली चीज तो ये। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि इनकी जो ग्राम पॉजिटिव की अगर हम देखें लेयर कैसे होती है, सिंगल लेयर होती है। सिंगल होने के बाद में भी जो अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये थिक होती है। ठीक है, ठीक, और तीसरी चीज ये कि ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की तो बनी ही होती है, प्लस इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर लिपिड की भी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन तो रहेगा ही रहेगा,
प्लस बड़ा ही लेस अमाउंट के अंदर या लेस क्वांटिटी बोल सकते हो, लेस क्वांटिटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमें लिपिड भी देखने को मिलता है, इसीलिए ये क्या हो गई बच्चों, थिक हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव की सॉरी, तो नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी, ग्राम पॉजिटिव की। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव की अगर सेल वॉल की बात करें, इसकी जो सेल वॉल होती है वो पहली चीज तो कैसी होती है, डबल लेयर होती है। पहली चीज तो ये कैसी होगी, डबल लेयर्ड होगी। दूसरी चीज इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिन लेयर होती है। ठीक है, और तीसरी चीज ये कि ये जो है वो किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। 2 लेयर है, मैंने पहले भी बता दिया 2 लेयर है, तो 2 लेयर में से एक तो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, और प्लस किसकी बनी होती है, लाइपोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि नीट और एम्स इन दोनों एग्जाम के अंदर ये चीजें आई हुई है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो किसको लेके हम डिफरेंस करते हैं, पहला डिफरेंस तो हमें उनका सीधा सीधा देखने को मिलता है, किसके बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे। ठीक है, एक चीज तो पता चल रही है कि भाई ग्राम पॉजिटिव है तो उसके ऊपर डाई का कलर आएगा। ठीक है, ये तो डिफरेंस है, प्लस और इनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछा जाए तो पहला डिफरेंस आपको किसके फॉर्म में देखने को मिलेगा, पहला जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट देखने को मिलेगा इनकी सेल वॉल के बेसिस पे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बच्चे स्पेसिफिक नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये तो था हमारे पास सेल वॉल की पूरी फिनोमिना। ठीक है, अब मैं एक चीज साथ के साथ ये भी बता देती हूँ कि अगर आपसे कोई एंजाइम पूछा जाए, ठीक है, कि ऐसे एंजाइम का नाम बताओ जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपके 12th का फेवरेट क्वेश्चन रहता है बोर्ड का भी। ठीक है, तो आंसर आएगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है, ये हमारी बॉडी में लार में प्रेजेंट होता है, टीयर्स में प्रेजेंट होता है, कई जगह लाइसोजाइम की प्रेजेंस होती है। और ये एंजाइम जो होता है वो क्या कर सकता है, ये एंजाइम कैन बी डिसॉल्व बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं सेल वॉल से रिलेटेड। क्या क्या थे सेल वॉल से रिलेटेड, क्या क्या बातें पढ़ी, तो ये तो हमारी सेकेंड लेयर है, पहली चीज तो ये कौन सी लेयर है, सेकेंड। ठीक है, सेल वॉल जो है, पहली लेयर तो कौन सी थी, ग्लाइकोकाइलिक्स। हम अंदर घुस रहे हैं, ग्लाइकोकाइलिक्स के बारे में सारी कहानी पढ़ ली, फिर आता है हमारे सामने सेल वॉल। सेल वॉल मेनली किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, रिजिड होती है नेचर के अंदर। ठीक है, एक्सेप्शन कौन सा बैक्टीरिया था, माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन बैक्टीरिया था जिसके अंदर सेल वॉल क्या थी, एब्सेंट थी। ठीक है, यू बैक्टीरिया को ग्राम ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, किसके बेसिस पे, स्टेनिंग ऑफ डाई। ठीक है, जिनके ऊपर कलर आ गया वो पॉजिटिव, नहीं आया तो नेगेटिव। अब इन दोनों में डिफरेंस हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं, वो भी सेल वॉल के बेसिस पे। कैसे, इनकी पॉजिटिव की बात करें तो सिंगल लेयर की होती है, जबकि नेगेटिव की बात करें तो ये डबल लेयर होता है। ये सिंगल होते हुए भी क्या होती है, थिक। ये यहाँ पे बच्चे अक्सर मात खाएंगे। और ये डबल होते हुए भी क्या होती है, थिन। ये पेप्टिडोग्लाइकॉन और किसकी बनी होती है, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लिपिड होता है। जबकि 2 लेयर है तो एक तो लेयर कौन सी होगी, पेप्टिडोग्लाइकॉन की, और दूसरी लेयर होगी पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना है तो हमारे पास कौन सा एंजाइम रहता है, वो होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो अब आगे आता है हमारे पास थर्ड लेयर, वो कौन सी थी, हम ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास आती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको आप प्लाज्मा
मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ये है हमारे पास थर्ड लेयर। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके सामने आती है वो क्या है, जो एक बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि अगर हम देखें एक बार हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये हमारे पास है, मान लो कैप्सूल, ध्यान से समझना, ये लेयर कौन सी होगी, कैप्सूल। ठीक है, दूसरी लेयर मैंने यहीं पे बना दी और ये है हमारे पास सेल वॉल। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी लेयर होगी, बैक्टीरिया की सेकेंड लेयर, और वो क्या है, सेल वॉल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, सेल वॉल सेकेंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर। और अब आती है हमारे पास थर्ड लेयर। थर्ड लेयर आती है कुछ इस तरीके से, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेम वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों जो कि हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये तो क्या होते हैं, लिपिड, और इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये हमें क्या देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी सी, ये क्या है हमारे पास, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है एज यूजुअल। ये हमेशा चाहे यूकैरियोटिक की बात करो चाहे प्रोकैरियोटिक की बात करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आ जाए तो आंसर किसका आएगा, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से नोट करना, वो ये कि एक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, मैं उस स्पेस को डॉट करके दिखा रही हूँ, ये वाला स्पेस अगर आप देखोगे ध्यान से, ये वाला स्पेस, ये स्पेस कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन दी, कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन दी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, ये कौन सी लेयर थी, थर्ड लेयर। अब ये जो स्पेस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा स्पेस होता है, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। कहाँ प्रेजेंट होता है ये स्पेस, प्रेजेंट होता है प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसके एनालोगस है, तो ये माना जाता है एनालोगस टू लाइसोसोम। अगर आपको याद है 10th क्लास में आपने होमोलोगस और एनालोगस दो टर्म पढ़े थे, याद आ गया, जब आप इवोल्यूशन हेरिडिटी वाला चैप्टर करते हैं 10th क्लास के अंदर, तो आपके ये टर्म आया था होमोलोगस और एनालोगस। देखो होमोलोगस तो किसके लिए यूज कर रहे थे, फटाफट याद करो, होमोलोगस तो हम यूज करते हैं बच्चों जहां पे ओरिजिन क्या था, सेम था, लेकिन फंक्शन क्या था, डिफरेंट था, बिल्कुल सही। लेकिन एनालोगस के लिए हम जब वर्ड यूज करते हैं तब क्या बोलते हैं कि इनका जो ओरिजिन है, अगर हम देखें इनका अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन तो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या आता है इनका, सेम आता है। किसके लिए, होमोलोगस के लिए, एनालोगस के लिए। ठीक है, तो मैंने किसके एनालोगस बोला है, लाइसोसोम। और अगर आपको 9th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत कुछ याद है तो जो लाइसोसोम थे ना, एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली थी जिसको सुसाइडल बैग बोला जाता था। रीजन ये था कि जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक या एसिडिक एंजाइम स्टोर रहते हैं, और ये जो सेल ऑर्गेनेली है वो जब बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के अंदर सॉरी कोई भी सेल, यानी कि लाइसोसोम बेसिकली एक क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या स्टोर करता है, स्टोर करता है एसिडिक एंजाइम। ठीक है, क्लियर। और जो भी इन यूकैरियोटिक सेल में बाहर से कोई भी पैथोजन आता है तो ये उसको इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर देता है, मार देता है।
अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, उनके अंदर सेल ऑर्गेनेली तो होती नहीं है, लेकिन सेल ऑर्गेनेली नहीं है तो उसको कंपनसेट करने के लिए उनके जैसे कोई ना कोई स्ट्रक्चर या स्पेस हमें जरूर देखने को मिलता है। तो लाइसोसोम तो नहीं है, लेकिन उसके जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाला एनालोगस स्पेस प्रेजेंट है। कौन सा? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्लियर हो गया? ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आप कहीं पे बहुत अच्छे से नोट करके लिखना। ये चीजें मैक्सिमम टाइम बच्चों को नहीं पता होता। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? दैट इज अ स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके एनालोगस है? लाइसोसोम की। तो अगर हम इसकी बात करें फंक्शन की, तो इसका फंक्शन क्या होगा फिर? तो फंक्शन मैंने बोल दिया सिमिलर होता है। क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है, मैंने पहले भी बताया था। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये स्पेस क्या करता है? डाइजेशन करता है ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, तो भाई अब से एक सेल का बना होता है, मैंने पहले भी बता दिया, बड़ी ही सिंपल स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोटिक की। तो वहां पे जो भी डाइजेशन, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, सारे ऑटोट्रॉपिक थोड़े ना होता है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दैट मीन वो किसी पर डिपेंड करते हैं। अगर वो किसी पर डिपेंड करते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई ना कोई अदर माइक्रोब जो है उनको खाएंगे, और जो उनको खाएंगे तो उनका डाइजेशन कौन करता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस करता है, जो कि लाइसोसोम का एनालोगस बोला जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था स्पेस के बारे में। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कि यहाँ हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्या कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन जो मैंने पहले भी बता दिया था, लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड की बनी हुई है, और प्लस किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों के तीनों पोर्शन कर लिए, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स लेयर भी कर ली, सेल वॉल भी कर लिया, और सेल मेम्ब्रेन भी कर लिया। सीधी सी बात है, अगर हम कोई बैक्टीरिया का डायग्राम बनाते हैं, दैट मीन ये मान लो एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये तो उसकी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ये क्या होगी? सेल वॉल। ठीक है, और फिर आती है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, और ये हो गई ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, जो कि टाइटली भी हो सकती है और लूजली भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ यहाँ पे, यानी कि हम लोग तीनों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं, और ये है हम लोग। क्लियर? तो हम लोग जब एंटर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला लेयर कौन सा आता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर थी। ओके, और या फिर आप इसको कैप्सूल भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास कौन सी लेयर आती है? ये फर्स्ट थी, और सेकेंड लेयर कौन सी थी? सेल वॉल। इसको भी ये सेकेंड लेयर है, और फर्स्ट लेयर कौन सी थी? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है? स्पेस, ये वाला। और मैंने इस स्पेस में यहाँ पे क्या बना दिए? यहाँ पे कौन से एंजाइम पड़े हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कौन से एंजाइम है? एसिडिक एंजाइम्स है। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो है हमारे पास पेरिप्लाज्मिक क्या है? स्पेस प्रेजेंट है, और इस स्पेस के अंदर क्या स्टोर रहते हैं? स्टोर रहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, और जो क्या करेंगे, इन एंजाइम्स का काम क्या है? फंक्शन क्या था? अगर इनका फंक्शन देखें तो इनका फंक्शन आता है डाइजेशन। ठीक है, और फिर हमारे पास ये वाली जो लेयर है थर्ड, ये हमारी थर्ड लेयर है, जो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
हम इतनी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास अंदर क्या प्रेजेंट है, जो ये अंदर का स्पेस है, ये वाला जो स्पेस हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाता है, हमारा साइटोप्लाज्म। यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, दैट इज ए साइटोप्लाज्म। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर में कहाँ पहुंच गए, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हम देखें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं, यानी कि अब हम कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे ये आगे हम लोग। अब हम किसका एनालाइज कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म का, क्योंकि ये अंदर क्या बैठा है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इनका जो साइटोप्लाज्म है बड़ा ही सिंपल है, मैंने पहले भी बता दिया था। क्यों, क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें नहीं है। पहले तो हम इसकी स्टडी करते हैं। देखो साइटोप्लाज्म जो है, इसके अंदर लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। पहली चीज तो ये क्लियर करो कि इसके अंदर क्या नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या नहीं है, वेल डेवलप न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, क्लियर। तो फिर यहाँ पे, और वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब समझते हो आप क्या होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब ये होता है, मैं वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब लिख रही हूँ यहाँ पे, कि एक तो क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लस एक छोटा सा न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सारी चीजें 9th से रिलेट कर रही है, और प्लस 4th ट्रू क्रोमोसोम। ठीक है, ये अगर किसी में प्रेजेंट है तो हमें उसको क्या बोलते हैं, वेल डेवलप न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर की बात करें तो वेल डेवलप न्यूक्लियस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये हम मान के चल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये होगी हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है हमारे पास क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, और बीच में छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है एक छोटा सा न्यूक्लियोलस। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, न्यूक्लियोलस। और फिर क्या होते हैं, ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्रू क्रोमोसोम। तो ये होता है वेल डेवलप न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर तो ये क्या होता है, एब्सेंट है भाई। अब प्रोकैरियोटिक सेल मैंने पहले बता दिया, बहुत ही गरीब सेल है, बहुत सिंपल चीजें थी। ठीक है, 3 तरह के लेयर, 3 तरह के कोट उन्होंने पहने हुए हैं, बस वो इतना ही कुछ है उनके पास, और अंदर सारी चीजें क्या है, खाली है। बाहर तो उन्होंने जैसे तैसे करके अलग अलग करके अपने प्रोटेक्शन करने के लिए इतना तामझाम ले लिया, लेकिन अगर अंदर जाएंगे तो अंदर तो हमें कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। ना तो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है इसके अंदर, और ना ही वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों ही चीजें यहाँ पे क्या चल रही है, एब्सेंट चल रही है। क्लियर हो गया। तो अब वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इनके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती है। देखो इनके साइटोप्लाज्म में, ये तो थी एब्सेंस की बात, इनके साइटोप्लाज्म में पहली चीज न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले बता दिया, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो पहली चीज ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा न्यूक्लियोइड की, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरीके से वेल डेवलप, इसके पास क्या नहीं प्रेजेंट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। ठीक,
दूसरी चीज न्यूक्लियोलस तो है ही नहीं, और प्लस इसके अंदर इस तरीके से सर्कुलर क्या देखने को मिलता है, ये होता है इनका जेनेटिकल मटेरियल जो कि फोल्स क्रोमोसोम है, यानी कि ये क्या है, फोल्स क्रोमोसोम। फोल्स क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रू क्रोमोसोम लिखा था ना, ये देखो ट्रू क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि ये क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ट्रू क्रोमोसोम तो वो क्रोमोसोम होता है जो एक प्रॉपर शेप लिए होता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इस तरह की शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक, जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, हमारा सारा कहानी किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, मोनेरा के मेंबर, और मोनेरा के मेंबर कौन होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स, यानी कि बैक्टीरिया की बात चल रही है। तो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड की स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कटी फटी है, मतलब है ही नहीं, एब्सेंट है। ठीक है, प्लस क्या प्रेजेंट होते हैं, फोल्स क्रोमोसोम। फोल्स क्रोमोसोम का यहाँ पे मतलब होगा कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसका बना हुआ है, डीएनए का। और वो भी डीएनए कैसा है, डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड का मतलब 2 स्टैंड है डीएनए के अंदर, प्लस कैसा है, सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब डबल सर्कुलर डीएनए का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए की अगर हम प्रेजेंस देखें तो 2 तरीके से डीएनए देखने को मिलता है। वो ये वाला डीएनए तो सब लोगों ने देखा है, इस तरीके से जो डीएनए की बात चल रही है, ये जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंड है, एक स्टैंड और ये दूसरी स्टैंड। ठीक है, तो ऐसे जो डीएनए होता है इसको हम बोलते हैं लीनियर डीएनए। ठीक है, और दूसरा जो डीएनए होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, लेकिन कैसा है, सर्कुलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 तरह के डीएनए। ठीक, तो जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है किसके अंदर, यहाँ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के क्रोमोसोम हमें देखने को मिल रहे हैं, डबल सर्कुलर है और प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एग्जांपल लें तो वैसे तो आपके ये नीट लेवल का क्वेश्चन आता है, तो एग्जांपल लें तो पॉलीएमाइंस, पॉलीएमाइंस यहाँ पे कोर एग्जांपल रहता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पूरी की पूरी कहानी, जो कि किसके रिस्पेक्ट में रहती है, न्यूक्लियोइड के रिस्पेक्ट में रहती है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्लस सेकेंड चीज यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक में एक्सेप्शनली एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, और वो भी कैसा, 70S टाइप का। राइबोसोम जो था ना वो एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली थी, नेक्ड सेल ऑर्गेनेली थी, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनेली जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली कंसिडर करते हैं इसको, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। ये एक एक्सेप्शनल ऑर्गेनेली है, और ये इस ऑर्गेनेली का काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो अगर आपको 9th में अगर आपने पढ़ा है तो इसको हम प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या नहीं है, तो नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है, मेम्ब्रेन लेस तो हमें देखने को मिल रही है, कौन सी, 70S। प्लस इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, तो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर वेरिएशन आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो न्यूक्लियस है वो हमें किस में देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक्स में, और जबकि प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो ये रहती है इसके अंदर की स्ट्रक्चर। अब एक चीज और भी आती है साइटोप्लाज्म में, 2 चीजें हमारी क्लियर होगी। अगर साइटोप्लाज्म में हम देखें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास 2 चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या, एक तो न्यूक्लियोइड, यानी कि हमें न्यूक्लियोइड हो गया, और एक क्या थी,
हमारे पास 70th राइबोसोम। ठीक है, अब थर्ड चीज ये होती है मीजोसोम। ठीक है, अब मीजोसोम क्या होता है बच्चों? मीजोसोम जो है ना, अगर हम इसकी बात करें तो मीजोसोम पहली बात है कि उन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं इनको हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एरोबिक बैक्टीरिया। तो मीजोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? ओनली प्रेजेंट इन एरोबिक बैक्टीरिया। पहली चीज तो ये। मीजोसोम की डिस्कवरी की बात करें, किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड की बात करें तो डिस्कवर्ड बाय आ जाएगा एफ जेम्स ने। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी क्या होती है। अब अगर हम देखें कि है क्या, तो मीजोसोम जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का ही इन गेटिव फॉर्म्स होता है, ये एक्सटेंसिव फॉर्म होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक कोल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यानी कि ये आप बोल सकते हो कि एक एक्सटेंशन है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या बनाता है? मीजोसोम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से कोल्ड हो जाती है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये एक्सटेंस होके क्या बनाती है? मीजोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से हमें मीजोसोम देखने को मिलते हैं। मीजोसोम को एक और नाम से भी जानते हैं, यानी कि मीजोसोम को और आप किस नाम से जान सकते हो? कॉन्ड्रियोइड। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। और जो ये स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मीजोसोम से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो मीजोसोम मैंने पहले बता दिया, इस तरीके से क्या रहती है? कोल्ड स्ट्रक्चर है। किसकी कोल्डिंग हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम। पहली चीज तो कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है? जो एरोबिक बैक्टीरिया होती है। ठीक है, अब ये जो मीजोसोम होते हैं इनका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करते हैं, यानी कि ये जो फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर होती है, आप बोल सकते हो इट इज अ फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर, या आप बोल सकते हो मीजोसोम जो है वो एनालोगस है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। आप क्या बोल सकते हो? मैं एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन किसके जैसा कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जैसी स्ट्रक्चर होती है मीजोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको पता है क्या कर रहा है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? अगर हम बात करें इन एंजाइम की फंक्शन की, तो ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं, एनर्जी फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो भाई अब जो ये बैक्टीरिया ये बड़े ही गरीब है क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो ये काम तो चलाएंगे, एनर्जी तो इनको भी चाहिए होती है अपनी बाकी काम करने के लिए। तो अब इनके अंदर एनर्जी किसकी हेल्प से बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसी स्ट्रक्चर। और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? मीजोसोम। क्लियर हो गया? तो मीजोसोम की पहले हम बात कर रहे हैं टाइप की, फिर देखेंगे उसका फंक्शन। ठीक है, अगर हम टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ मीजोसोम, तो दो टाइप के मीजोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो होते हैं पेरीफेरल मीजोसोम। ठीक है, मीजोसोम
ठीक। और जो दूसरे होते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल मीजोसोम। और जो सेंट्रल मीजोसोम्स होते हैं ना, उन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो पहली चीज हमें देखने को आती है पेरिफेरल की। हम बात करें तो पेरिफेरल जो होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, नियर द सेल मेम्ब्रेन, सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन, पहली चीज तो ये, ठीक है। और जबकि सेंट्रल की बात करें, ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, सिचुएटेड डीप इन साइटोप्लाज्म। मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बताऊं, बट अभी एक बार इस चीज को इस तरीके से समझें, ठीक है। दूसरा, अगर हम फंक्शन की बात करें, इनके फंक्शन देखें तो फंक्शन कैसे है। पहला फंक्शन जो होता है पेरिफेरल का, वो होता है सेल रेस्पिरेशन का काम करता है, रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का मतलब आते ही समझ में आ जाएगा, O2 का आना, CO2 का जाना। O2 का आना, CO2 का जाना किसके लिए होता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। और ग्लूकोज जब टूटेगा तो क्या बनेगा, एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका जो रहता है वो होता है सेल वॉल सिक्रीशन, सेल वॉल सिक्रीशन, या फिर आपको फॉर्मेशन भी लगा सकते हो। ये किसका फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन। जबकि सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल मीजोसोम का क्या फंक्शन रहता है, तो इसका फंक्शन अगर हम देखें तो इसके भी दो फंक्शन होंगे। पहला फंक्शन जो रहता है वो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है फोटोस्टेट कॉपी। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की एक फोटोस्टेट कॉपी। कब चाहिए कि भाई, जब बैक्टीरियल सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, और डिवाइड करके वो रिप्रोडक्शन करती है, नए डॉटर सेल्स बनाती है, तब उसको डीएनए की फोटोस्टेट कॉपी चाहिए होती है। और वो कौन कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रल मीजोसोम, ठीक है। दूसरा रेप्लिकेशन हो गया, और सेल डिवीजन मैंने अभी बोला, तो डिवीजन, इन दोनों काम के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रल मीजोसोम्स चाहिए होता है, ठीक है। तो ये है मीजोसोम की पूरी कहानी, ठीक। अब स्ट्रक्चर देखते हैं भाई कैसे प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए ये है हमारे पास बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है सेल वॉल, ठीक। ये तो क्या है, सेल वॉल, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ मैं बना देती हूँ, ये है न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो है ही नहीं। ये क्या है, अंदर क्या बैठा है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब मीजोसोम की स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलती है। ये मीजोसोम तो हो गए कौन से, पेरिफेरल, ठीक है। ये मीजोसोम हमारे सामने कैसे दिख रहे हैं, ये है पेरिफेरल, और ये यहाँ पे मतलब सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये वाले जो मीजोसोम होंगे बच्चों, वो कौन से होंगे, इस तरीके से सेंट्रल। तो ये वाले जो आपको दिख रहे हैं वो है सेंट्रल मीजोसोम, और ये वाले जो दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल मीजोसोम। क्लियर हो गया, पेरिफेरल कहाँ होते हैं और सेंट्रल कहाँ होते हैं। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गई। देखो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें कर रहे हैं। हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम ऑटोमेटिकली बन रहा है। अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल, मोनेरा के स्ट्रक्चर या फिर बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना आ जाए तो आपको 4-5 चीजें तो आप बहुत आसानी से बना दोगे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल आएगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, फिर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था, जो बैक्टीरिया यानी कि स्पेसिफिक यू बैक्टीरिया की बात करें या फिर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, इनकी जो स्ट्रक्चर जितनी सिंपल होती है ना, इनका बिहेवियर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इनके पास सेल ऑर्गेनली भी नहीं है, इनकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें नहीं है इनके पास, सेल ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट। लेकिन फिर भी इनकी स्ट्रक्चर इतनी
सिंपल होने के बाद भी इनका जो बिहेवियर है, इनकी जो फंक्शनैलिटी है बैक्टीरिया का, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना, ये हर एक सिचुएशन में, हर एक टेम्परेचर पे, हर एक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह सकते हैं, खाना खुद बना भी सकता है और प्लस खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड, हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। तो इनका बिहेवियर वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन मीजोसोम की बात चल रही है, तो मैंने पहले ही यहाँ पे मेंशन किया था, जिस चीज को आप बहुत अच्छे से नोट करोगे, मीजोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। और एरोबिक वर्ड 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे। एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं, उनके अंदर, उनके साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन ऐसे गोल 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 कॉइल्ड होके या एक्सटेंसिव होके किसका फॉर्मेशन करती है? मीजोसोम का। मीजोसोम की डिस्कवरी किसने की? नहीं आया हुआ इसके ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, एफ जेम्स ने की थी। दूसरी चीज, ये किसकी तरह काम करता है? तो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करता है, इसीलिए इसको हम किस का एनालोगस बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस। एनालोगस जो वर्ड है वो मैंने पहले भी बताया, 10th में आप पढ़ के चुके हो, तो 2 एनालोगस आपने अभी तक देख लिए हैं। पहला एनालोगस कहाँ किया था, फटाफट याद करो। पहला एनालोगस था लाइसोसोम, जो कि एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस था बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। दूसरा एनालोगस हमने देखा है एरोबिक बैक्टीरिया में मीजोसोम के फॉर्म में, जो किसका एनालोगस है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एनालोगस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हमने देख ली। क्या क्या देख लिया? 3 चीजें देख ली। साइटोप्लाज्म में हमें न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा, ठीक है। राइबोसोम कौन सा? 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलेगा। और अगर बैक्टीरिया एरोबिक है, अगर बैक्टीरिया एरोबिक है तो हमें मीजोसोम जैसी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके आगे की स्ट्रक्चर की, तो और हमें इनके साइटोप्लाज्म में 4th पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा? 4th पॉइंट पे हमें देखने को मिलते हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में स्टोरेज हम देखने को मिलती है। स्टोरेज ऑर्गन ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स। ऑर्गेनेलीज तो नहीं होती ना बच्चों इनके अंदर, इनको हम स्टोरेज ग्रैन्यूल्स या फिर इनको एक और नाम से जानते हो, इंक्लूसिव बॉडी। ठीक है, ये और देखने को मिलती है। ये क्या है इनके बारे में देखते हैं। देखो, इंक्लूसिव बॉडी यानी कि कुछ ऐसे रिजर्व मटेरियल होते हैं जो स्टोर करते हैं कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं? पहली चीज तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये रिजर्व मटेरियल होते हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एज ए स्टोरेज का काम करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये क्या होती है? मेम्ब्रेन लेस, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड कुछ नहीं होता। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस मतलब नोट membrane bound, not membrane bound structure। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। तो फ्रीली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। रिजर्व मटेरियल है या स्टोरेज मटेरियल बोलते हैं। और ये क्या, इनका फंक्शन अगर हम देखें तो इनका फंक्शन क्या आएगा? अगर हम इनके फंक्शन पे जाए तो भाई इनका फंक्शन सीधा सा है, ये क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट, भाई खाने के लिए एनर्जी तो चाहिएगी, वो कहाँ से आएगी? कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज। ठीक है, और जो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। क्या नाम से जानेंगे? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। दूसरा, ये कुछ ऐसे फॉस्फेट या फिर स्टोरेज करते हैं, किसको? रिजर्वर ऑफ reservoirs of
फॉस्फेट, ठीक है। तो जो फॉस्फेट को रिजर्व करते हैं, ठीक है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, वोल्यूटिन, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, या फिर इनको हम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो किसको स्टोर कर रहे हैं, फॉस्फेट को और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ स्ट्रक्चर आ गई किसकी, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसके बाद में कुछ ऐसे फिफ्थ स्ट्रक्चर हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है, वो होती है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है वो देखते हैं। देखो प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड जो होता है वो एक स्मॉल, पहली चीज तो ये प्लाज्मिड जो है वो क्या होता है, स्मॉल एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिकल मटेरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मिड टर्म पे क्वेश्चन आए कि टर्म किसने दी, तो टर्म वाज गिवन बाय, किसने दिया था टर्म, वो दिया था लीडरबर्ग ने, लीडरबर्ग ने दिया था, ठीक है। और प्लाज्मिड का फंक्शन या फिर इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो प्लाज्मिड होता है ना, इसके पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अपनी फोटोस्टेट कॉपी करने की इसके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है। और अगर वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, और लास्ट में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड की, तो मेनली दो तरीके के प्लाज्मिड हमारे सामने रहते हैं। एक प्लाज्मिड जो होता है वो होता है फर्टिलिटी फैक्टर या एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी नाम से पता चल रहा होगा, फर्टिलिटी वर्ड रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, फैक्टर जिसको आप एफ प्लाज्मिड बोलते हैं, यानी कि ऐसा प्लाज्मिड जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है। और दूसरा प्लाज्मिड जो होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस फैक्टर। दैट मीन एक ऐसा प्लाज्मिड जिसके पास क्या प्रेजेंट है, एक रेजिस्टेंस, कोई पर्टिकुलर ड्रग के लिए उसके पास रेजिस्टेंसी, यानी कि आर फैक्टर प्लाज्मिड या आर प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं दो टाइप के प्लाज्मिड, ठीक है। यानी कि जो एफ प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड की बेसिस के ऊपर बात करें तो एफ प्लाज्मिड जो है फर्टिलिटी फैक्टर है। तो एफ प्लाज्मिड अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है, दोनों चीजें हैं, अगर कोई बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड होता है तो उस सेल को हम एफ पॉजिटिव सेल बोलते हैं, और अगर नहीं होता तो उसको एफ नेगेटिव बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर एफ प्लाज्मिड क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एफ प्लाज्मिड क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ सेल रहती है ना वो बच्चों एज ए मेल एक्ट करती है, और जहाँ पे नहीं होती वो एज ए
फीमेल एक्ट करती है। तो मैंने पहले ही बता दिया फर्टिलिटी, तो क्या होता है कि ये एफ प्लाज्मिड जो होता है ना, इनकी मेल यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहता है जो एज ए मेल कंसिडर किया जाता है, वो फिर इसके साथ जुड़ता है और उसके जुड़ने यानी कि फीमेल बैक्टीरिया के साथ जुड़ता है, उसको उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुकेशन बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्जुकेशन के दौरान वो अपनी फोटोस्टेट कॉपी करके किसमें ट्रांसफर कर देता है, फीमेल के अंदर, यानी कि जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं होता उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज ए कॉन्जुकेशन, रिप्रोडक्शन की फिनोमिना रहती है कॉन्जुकेशन। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तभी आपको डिटेल में क्लियरली बताऊंगी। और रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का पता चल ही गया, रेजिस्टेंस फैक्टर मतलब होता है रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडी, सॉरी एंटीबायोटिक्स, किसके लिए, एंटीबायोटिक्स के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो अब हम बनाते हैं लास्ट पॉइंट हमारा, वो क्या है, बैक्टीरिया का जो डायग्राम रहता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने से पहले आपको इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिकॉल करना होगा, तब हम डायग्राम बनाएंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो, आई होप आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो प्लीज आप इन 5 पॉइंट्स को ऐड करते हुए आप क्या करोगे, अपने लेवल पे बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाओगे। एंड देन कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, या मतलब अपकमिंग क्लास के अंदर, जब मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगी तो आप उसको रिलेट करना अपने वाले के साथ कि आपने इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए सही डायग्राम बनाया है या उसमें कोई वेरिएशन आ रही है, कोई कमी आ रही है। ऑल्दो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम बैक्टीरियल सेल को ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने लेवल पे उसको एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करें, जिसमें से आधा डायग्राम जो है यहाँ पे आपको दिखने में भी आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहली चीज तो स्ट्रक्चर में देखा, हमारे पास एक कंप्लीट सेल एनवलप था जिसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर थी, सेल वॉल थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, और फिर अंदर साइटोप्लाज्म आ गया। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर फिर हमें 5 चीजें हमें देखने को मिल रही थी। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा था बच्चों। साइटोप्लाज्म में पहली चीज तो क्या देखने को मिल रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोइड देखने को मिल रहा था। ठीक है, दूसरी चीज राइबोसोम देखने को मिल रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख देती हूँ, यहाँ पे काफी हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। जो हमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इन शॉर्ट अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, या मेंबर ऑफ मोनेरा की बात करें, क्योंकि हम लोगों ने मोनेरा ही तो स्टार्ट कर रखा है। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो हमें 3 चीजें देखने को मिल रही है। क्या क्या, स्पेसिफिक हम 2 कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी समझ में आ जाएगा। 2 चीजें हमें क्या क्या देखने को मिलती है, एक तो देखने को मिल रहा था सेल एनवलप, ठीक है, और दूसरा क्या देखने को मिल रहा था, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल एनवलप में हमें 3 चीजें आई थी हमारे सामने, कौन कौन सी थी 3 चीजें अगर हम देखें तो सेल एनवलप में क्या क्या था, एक तो था सेल, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे कर लीजिए, सबसे आउटर मोस्ट में क्या था हम देखें तो साइटोप्लाज्म, पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में अलग देखेंगे, पहले हम देख रहे थे सेल एनवलप में हमारे पास 3 चीजें थी। एक तो था हमारे पास क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, जो आउटर मोस्ट लेयर हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, जो 2 तरीके से हो सकती थी, एक तो कैप्सूल और दूसरा स्लाइड। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेल वॉल देखी थी, और तीसरे हमने क्या देखी थी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में पहली चीज तो हमें देखने को मिल रही थी क्रोमेटिन मटेरियल, यानी कि न्यूक्लियोइड। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे राइबोसोम,
जो कि कैसा था 70s टाइप का था। तीसरी चीज मीजोसोम, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया अगर है तो ही देखने को मिल रही थी मीजोसोम। ब्रैकेट में कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ और सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। फोर्थ हमें यहाँ देखने को मिल रहा था स्टोरेज ग्रैन्यूल, जो कि चीजों को, फॉस्फेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनको क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था, ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और फिफ्थ हमें क्या देखने को मिल रहा था, प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये है हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी, मोनेरा के। मेंबर की बोल दो, प्रोकैरियोटिक की बोल दो, या यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया की बोल दो, ठीक है। अब इनको, ये तो था थ्योरेटिकल पोर्शन, डायग्रामेटिकली जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से लेक्चर को सुन के खुद से अपने लेवल पे ये डायग्राम बनाओगे, एंड देन जब मैं बनवाऊंगी तो आप उसके साथ उसको मैच करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के डायग्राम के साथ, और आप वाले डायग्राम के साथ प्लीज उसको कंपैरिजन करना, तो आपको भी थोड़ा सा ऐसे फीलिंग आएगी कि हाँ मैं भी डायग्राम को बना सकती हूँ। अगर आप डायग्राम को ही बना रहे हो तो ये सारे पॉइंट अपने आप इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।